हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास नंबर 5 देखेंगे और जो भी सवाल आप पहले बनाए होंगे या देखे हैं उसको रिवीजन कर रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आज के क्लास ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्लास है और इसके बाद भी अगर आपको मुझे कहीं पर कोई नए क्वेश्चंस दिखेंगे तो अपडेट करते रहूँगा एप्लीकेशन पर। और फिर इस क्लास के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कोई अदर चैप्टर पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहला सवाल देख रहे हैं। आज का टाइप 11 देखते हैं कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपया हो तो इसी धन पर इतने ही समय में इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब इस टाइप के सवाल है ना, है आसान, लेकिन आप कितने शॉर्ट टेक्निक से आप बना रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट करता है। ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि किसी धन पर 10% का वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो हर एक साल सेम होता है ना, हर एक साल सेम होता है। 10% का रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 10 दूने 20% होगा और ब्याज दिया हुआ है 4000, मतलब ये 4000 20% है। तो इसी धन पर इतने ही समय में इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इतने ही समय पे 10% का दर से अगर रहता है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4000 रुपया अभी 20% है, उसको 21% में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से भी बना सकते हैं, है ना। मतलब अगर बोला जाए तो इस तरह से अगर बात करते हैं, 4000 रुपया है ना, और सिंपल इंटरेस्ट जो है मतलब 2 साल का क्या होगा 20% होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल का क्या होगा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा। कैसे होगा, तो आप लोगों को ट्री मेथड से मालूम बताए थे हम आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि 100% ये है ना, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसका अगर 10% अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो पहला साल 10, दूसरा साल भी 10, और इसका ये 10% इसका कितना हो जाएगा 1। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये दोनों ऐड करेंगे, है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों का 10 10 20, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये दोनों के साथ ये भी ऐड हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 21। और अगर बोलता सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस तो इसको छोड़ देते हैं और यही वाला सिर्फ होता है डिफरेंस, ये आपको पहले भी पता है। तो ये जो 4000 है ये अभी 20 है, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, 21 निकाल देंगे। क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ये कट गया और ये इससे 2 दूनी 200 बार में हट गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 4200 रुपया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर। तो ये बिल्कुल इजी है, आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये सवाल को तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ वो देखिए। अब किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया, तो इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, कोई बात नहीं। आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे सपोज दैट कि 5% दिया हुआ है ना, तो 100% अगर है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5% का रेट है। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 100 है, मान लीजिए अगर 100% है, ऐसा मान लीजिए, थोड़ी यूनिट के रूप में मानिए, अभी 100 है, 5% इसका कितना होगा 5 होगा, दूसरे साल भी 5 होगा, और इसका 5% कितना होगा, तो 5 का 5% मतलब 5/100 यानी 25/100 यानी 0.25 यानी 0.25। तो अगर बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 5 और 5 10 होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 5 5 10 और 0.25 यानी 10.25, यानी अगर ये परसेंट में तो ये भी परसेंट में ले सकते, ये भी परसेंट में ले सकते, ये भी परसेंट ले सकते हैं, यानी ओवरऑल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10%, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। ये तो आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ 328 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 328 जो है ये अभी 10.25 है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो 10% फाइंड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 दे देते, 100 दे देते हैं, ठीक है, 25 चौके 100
और 25 से कम 25, 25 से 25 चौके 100 कट गया, 41 से 8 बार में कट गया, यानी 8 चौके 32, 320 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग सवाल को, ये टाइप 11 के सवालों को बनाएंगे। अब हम लोग टाइप 12 चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है, देखिए बहुत इजी है। कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगना से ज्यादा हो जाए। मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी कैन डबल इटसेल्फ एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। मतलब कोई धन जो है वो अपने से दुगना से ज्यादा कैसे हो जाएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से 20% का रेट दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट अगर 20% रेट है, अगर रेट जो है अगर 20% है तो अमाउंट 120 होगा, है ना। अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट 120 रुपया होगा। मतलब रेशियो की अगर हम बात करते तो 20 25 100, 20 छक्के 120। अब ये जो है अगर हम 5 से 6 हो रहा है तो ये पहला साल हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट ईयर में हो रहा है। अगर सेकंड ईयर की बात करते हैं तो उसका स्क्वायर होगा 25, ये होगा 6 का स्क्वायर 36। अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216। अगर फोर्थ ईयर की बात करते हैं तो 5 का क्यूब 5 का पावर 5 ना 625, और ये हो जाएगा 1296। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अभी जैसे 25 का डबल नहीं हो रहा है, 125 का डबल नहीं हुआ, 250 से कम ही है, और 625 से देखिए ये डबल जा रहा, हम बढ़ते जा रहे थे। तो ये 625 से देखिए यहां पर 6 दूने 1200, 1250 होना चाहिए, यहां पे 1296 हो रहा है। मतलब कितने साल में? फोर्थ ईयर में। मतलब कि बोलता है कि कितने वर्षों में, कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगना से ज्यादा हो जाए। तो दुगना से ज्यादा हो जाए तो ये 625 अगर 1296 दुगना से ज्यादा चौथे साल में हो रहा है, यानी कितने वर्षों में? तो 4 वर्षों में हो गया। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिए, इसी पर पैटर्न फेक और सवाल देते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बोलता कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें कोई धन 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगना से ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे 20% की जगह पे 25% दे दिया, कोई बात नहीं। अगर रेट अगर मान लीजिए 25% है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 125 होगा। अब इसको हम लोग 4:5 कर देख सकते हैं, ये फर्स्ट ईयर में कह सकते हैं। सेकेंड ईयर में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। थर्ड ईयर में बात करते हैं 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो 6 दूने 12, 120 48, अभी भी नहीं हो रहा है। फोर्थ ईयर में बात कर रहे हैं तो 4 का पावर 4 यानी 4 चौके 16, 6 चौके 24, 256, और 5 का पावर 5 यानी 625। तो देखिए ये चौथा साल में भी, इसमें भी चौथे साल में हो रहा है। तो जिस ईयर में अगर डबल से ज्यादा होगा वही होगा वर्षों की संख्या, यानी 4 वर्षों में दुगना से ज्यादा होगा, 4 वर्षों में। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग अगला टाइप की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट टाइप। यहां पर देखिए इसमें क्या कहता है कि इफ अ सम ऑफ ₹64 बिकम्स 125 इन 15 ईयर्स, 15 वर्षों में 64 रुपया 125 रुपया हो जाता है। 15 वर्षों में 64 रुपया 125 रुपया हो जाता है, तो हाउ मच विल इट बिकम्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अ सम ऑफ ₹64 बिकम्स ₹125 इन 15 ईयर्स, तो एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल इट बिकम्स इट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो देखिए सिंपल सा बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो, ठीक है, कि इफ अ सम ऑफ ₹64, 64 रुपया जो है, 64 जो है वो 125 हो जा रहा, मतलब 64 रुपया से 125 हो जा रहा है। ठीक है, 15 वर्ष में, कितना साल में? 15 ईयर में। तो अगर हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में करते हैं तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4/4 का 4 से 5 का पावर यहां पर 4 का क्यूब 5 का क्यूब 125। मतलब
4/5 अगर हम बात करते हैं इसका क्यूब जा रहा है, मतलब अगर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर जो भी मूलधन था, जो भी प्रिंसिपल था, वो क्या है 64 से, कोई 64 रुपया जो है वो 15 वर्ष के बाद अगर 125 रुपया हो रहा है, तो ये अगर फ्रैक्शन टर्म में देख रहे हैं तो 5/4 है और 5/4 का पावर में 3 जा रहा है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो 2 साल का हम लोग स्क्वायर करते थे, 3 साल का क्यूब करते थे, तो मतलब 2 साल मतलब 2 बार इंटरेस्ट, 3 साल मतलब 3 बार इंटरेस्ट। तो यहां पर अगर 15 ईयर है तो हम इसको 5 ईयर 5 ईयर 5 ईयर ऐसा कर सकते हैं, और इधर भी हम लोग 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 मतलब 5/4 3 बार कर सकते हैं ना। मतलब जो भी मूलधन था वो 4 से 5 4 से 5 4 से 5 यानी 5-5 साल में हो रहा है। तो अगले 10 साल में अगर हम बात करते हैं तो और नेक्स्ट 5 ईयर प्लस नेक्स्ट 5 ईयर, तो जो भी रुपीज है ना, जो भी रुपीज है उससे हम लोग और क्या करेंगे, जैसे 125 रुपया हो चुका है 15 साल के बाद, ये जो हुआ है 5/4 5/4 5/4 यानी 64 जो है ये 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, ये 15 साल 5 10 15 साल में 125 हो गया। यही कैलकुलेट करने के बाद 125 हुआ है। अब ये अगला 10 साल यानी 5/4 इंटू 5/4 और कर दीजिए, तो 5 साल 10 साल यानी अगले 10 वर्ष में अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो ऐसा करते हैं 5 5 जा 25, तो 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 25 625 और 25 दूनी 125 दूनी 250, 5 2 6 5 11 और 3 3125, यानी यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 3125 डिवाइडेड बाय 4 चौके 16, ठीक है। अब 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 एकम 16, तो 16 15 152 हो रहा है। सोल 16 देखिए, एक मिनट आराम से, 16 1 जा 16 हो रहा है। अब यहां पर कितना बच रहा है 15 152, तो 16 का टेबल में 152 तो नहीं आएगा, तो 69 अगर हम करते हैं तो 69 जा 144 है ना, तो 69 जा अगर 144 हो रहा है तो 52 में 6 2 8 85 85 हो रहा है ना, तो 85 तो 16 पचे 80 16 पचे 80, फिर 5 0 तो 16 दूने 32 16 3 48 यानी 195.3 जो है ये आपका रुपीज हो जाएगा, यानी 195 रुपया 30 पैसा हो जाएगा अगले 10 वर्षों में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल था, प्रोसेस बिल्कुल इजी था, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस टाइप के सवालों को बना सकते हैं, यानी 195 रुपया 30 पैसा, या इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा अगले 10 वर्ष में, है ना, नेक्स्ट 10 ईयर में। इसी पैटर्न पर एक और सवाल देते हैं, चलिए आपको प्रैक्टिस भी होगा। अब देखिए ये सवाल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 रुपया 7 वर्ष में 1 रुपया 60 पैसा हो जा रहा है, तो 21 वर्षों के बाद कितना रुपया हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे 1 रुपया 7 वर्षों में 1 रुपया 60 पैसा हो जा रहा है 7 साल में, यानी 7 ईयर में 1 रुपया 60 पैसा हो रहा है, कितना 1 रुपया 60 पैसा हो रहा है। पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहां पर हम लोग 100 देंगे, यानी 1 0 0 कट गया, 2 5 10 2 8 16, यानी अगर हम लोग रेट के दम पर अगर बात करते हैं तो क्या हो रहा है 5 से 8 हो जा रहा है ना। अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना हो रहा है 8 हो रहा है 7 ईयर में। आपका 21 ईयर पूछा, अगर 7 ईयर में अगर 5 से 8 हुआ है, 21 ईयर में पूछा तो और 7 ईयर, तो ये 3 बार टर्म जा रहा है। तो 1 रुपया 60 पैसा जो है ये 7 ईयर के बाद आया है, और अगर 21 ईयर के बाद अगर पूछा है कि कितना होगा तो और 7 7 2 बार और हम जाएंगे,
मतलब ये जो 5 से 8 7 ईयर में हो रहा है, तो 5 से 8 अगला 7 ईयर में, फिर 5 से 8 अगला 7 ईयर में। तो यहां पर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 4.096 आपका आंसर आएगा। तो ये 21 साल के बाद कितना रुपया हो जाएगा? 4.096 रुपीज, 1.60 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन में देखिए कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने धन का 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहां पर अगर हम लोगों को फाइंड करना होगा किसी निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने धन का 625/256 गुना हो जाती है, तो सिंपली हम लोग बात करेंगे कि 125 मतलब क्या बोला जाए कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने धन का 256 से 625 गुना हो जा रहा है। तो 256 से 625 गुना हो रहा है एक वर्ष में अपने धन का। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात करना। तो 256 से 625 हो जा रहा है और एक ही साल में हो जा रहा है, लेकिन ब्याज जो है वो तिमाही है, मतलब हर 3-3 साल पे है। तो सबसे पहले देखिए 256 और 625 को अगर हम फ्रैक्शन में टर्म में करते हैं तो देखिए 4 और ये 5, 4/5 का पावर 4 हो रहा है। 5 का पावर 4 इक्वल टू 625, 4 का पावर 4 इक्वल टू 256। अब हम ये देख रहे हैं कि 4 से 5 हुआ, इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? 4 से 5 एक बार में, मतलब ये 4 से 5 जो हुआ है तो ये कितना है, मतलब 256 से 625 हुआ है, तो 4/5 मतलब 3-3 महीना पे जो इंटरेस्ट मिला है। तो वो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि 4 से 1 इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसको निकालेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट होगा 25%। लेकिन ये जो है हर 3-3 महीना पे हो रहा है ना, तो साल में, एक साल में 3-3 महीना करके 4 बार, तो इसको फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100%, यानी रेट जो होगा वो आपका 100% होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हम लोग देखे कि 256 से 625 हो रहा, वो एक साल में हो रहा है। तो एक साल में हो रहा है इसलिए हम लोग 3-3-3 करके 4 बार इंटरेस्ट मिला है ना। तो ये जो 4 से 5 हुआ है वो एक बार में हुआ है। तो एक बार में यानी एक साल में, एक तिमाही में, तो 4 से 5 1-5 मतलब हुआ, तो एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है 4 से, है ना। 4 से 5 हुआ, एक इंटरेस्ट बढ़ा, तो परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 25%। लेकिन ये तिमाही है तो तिमाही साल में 4 बार आता है, तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 100% हो जाएगा। क्लियर? अब इसी पर बेस्ड आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और सवाल दिए हैं। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48,000 रुपये की धनराशि किस ब्याज की दर से 9 माह में 7,566 रुपया हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगी। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो अगर प्रिंसिपल मान लीजिए कि 48,000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 7,566 है, तो अमाउंट कितना होगा? जोड़ दीजिए 6, 6, 5, 8, 7, 15 और 4, 1, 5, 55,566 रुपया हो जाएगा अमाउंट। यानी 55,566 बट्टा 48,000। इसको अगर हम लोग काटते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग काट रहे तो 6 से 6 8 48 और 1 2 3, 6 से 6 9 54, 1 15, 6 दूने 12, 3 36, 6 36, 6 9261, यानी 9261/8000। ये हम लोग लिख सकते हैं 21/20 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहां पर 9 माह में हुआ था, समझिए बात को। या पिछले क्वेश्चन में 1 साल में था, तो 1 साल में तिमाही था तो 12 महीना में 4 बार आ रहा था। यहां पर 9 माह में पूछा है और तिमाही दिया है, तो 9 महीना में 3 ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, 3-3 महीना करके। इसलिए देखिए यहां पर 20 से 21 हो रहा, पावर में 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि कंप्लीट 9 महीना का इंटरेस्ट है ये, और 20 से 21 हुआ है, यानी 20 से
21 हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3 महीना का इंटरेस्ट निकल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली पूछा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा, ये कट गया, मतलब 20 से 20 2500 यानी 5 चौके 20%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवालों को बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करते हैं। बोलता है इन हाउ मच टाइम विल अ कंपाउंड सम ऑफ 2000 रुपीज बिकम्स 2420 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। हम लोग सब कुछ निकाले, रेट निकाले, है ना, प्रिंसिपल निकाले, अमाउंट निकाले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस, सब कुछ निकाले, लेकिन टाइम नहीं निकाले। अगर हम बात करते हैं कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया का मिश्र धन 2420 रुपया हो जा रहा, मतलब अमाउंट, मतलब अगर हम बात करते हैं कि 20,000 जो है, सॉरी 2000 जो है, अगर रेट अगर 10% है, रेट अगर 10% है तो 100 से 110 होगा, 10% बढ़ेगा। 1 साल होगा तो 100 से 110 होगा, और अगर 2 साल होगा तो 2 देंगे, अगर 3 होगा तो 3 देंगे, 4 साल होगा तो 4 देंगे, लेकिन यहां पर मालूम नहीं है तो n हम लोग दे दिए। कुछ साल होगा, जो भी साल होगा, लेकिन आफ्टर जो भी टाइम दिया हुआ उसके बाद यही रुपया जो 2000 वो 2420 रुपया हो रहा है, तो टाइम फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए यहां पर ये 0 कट गया, 11/10 का पावर n रहने दिए, यहां पे 2420 है, ये इसको यहां पे रख दिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, ये कट गया, ये 121 आ गया, ये 100 आ गया, यानी 11/10 का पावर 10 इक्वल टू 121/100, दैट मीन्स 11/10 का पावर n इक्वल टू 11/10 का पावर 2, ये कट गया, n इक्वल टू कितना आ गया 2, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2 ईयर। तो कितने वर्षों में 2000 रुपया 2420 रुपया हो जाएगा, तो 2 साल में। ठीक है, इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, इसी पर है लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट किया, संशोधित किया। क्या क्वेश्चन में चेंजिंग किया है कि अब हाफ ईयरली रूप से पूछ दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज अगर 12% वार्षिक दर से 2500 रुपया धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपया हो जाएगी। अब रेट दे दिया है, रेट दे दिया है 12%, और अर्धवार्षिक रूप से पूछा, हाफ ईयरली होता तो हम लोगों को पता है कि इसे 2 से डिवाइड कर देते 6%। क्लियर? अब ये 6% तो क्लियर है। अब आपको दिमाग में ये डालना है कि जब अगर ये 6% हो रहा है ना, 6% हो रहा है, तो रेट अगर 12/2 यानी 6% है, तो कितना हम लोग करेंगे। अगर आगे की बात करें तो यहां पर देखिए रेट अगर है तो हम लोग ये कितना 2500 रुपया है, और ये 100 से 106 करेंगे, और ये n का पावर में n देंगे, कितने वर्षों में n दे देंगे, और ये रुपया कितना हो जा रहा है 2809 रुपया हो जा रहा है। अब 106/100 का पावर n इक्वल टू 2809 डिवाइडेड बाई 25, ये काटेंगे 50 बार में, ये काटेंगे 53 बार में। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 53, एक मिनट पहले काट देते हैं, 5 से ये 25 00, 5 5 25, 3 0 5 6 30, नहीं 5 से तो कट नहीं रहा, 2809 डिवाइडेड बाई 2500। देखिए डायरेक्ट हम ये 2500 जो है ना 50 का स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 53/50 का पावर n इक्वल टू ये भी 53/50 का पावर 2, क्योंकि 2550 का स्क्वायर है और ये 53 का स्क्वायर है, तो ये दोनों कट गया। n का वैल्यू कितना निकला 2, यहां पर n का वैल्यू 2 हो गया, तो हम टाइम 2 ईयर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अर्धवार्षिक रूप से यानी 6-6 महीना पे इंटरेस्ट मिला है, और अगर 6-6 महीना पे इंटरेस्ट मिला तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल गया, तो ये n का वैल्यू 2 हुआ क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से है, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा,
क्योंकि यहां पर अर्धवार्षिक रूप से है तो एक साल में दो, n का वैल्यू 4 होगा तब 2 साल होता। अगर n का वैल्यू 2 है तो टाइम कितना लेंगे, टाइम 1 ईयर होगा। अगर n का वैल्यू 4 आता तो हम लोग टाइम कितना लेते, 2 ईयर लेते। n का वैल्यू 3 आता तो टाइम हम लोग कितना लेते, 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल लेते। क्यों, क्योंकि 6 महीना पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आंसर होगा टाइम 1 ईयर। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर को क्लोज करेंगे और बाकी आगे चल करके अगर कोई नया मुझे मिला क्वेश्चन तो अपडेट करते जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पे बात करता है कि ए 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष पर बी को 50,000 रुपया उधार देता है। यदि ए को n वर्षों के बाद बी से 10,500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो n का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, यहां पर प्रिंसिपल 50,000 दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 10,500 रुपया दिया हुआ है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे ये दोनों को, 50,000 प्लस 10,500 यानी 60,500 रुपीज होगा अमाउंट। और ये 500 ए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष पर बी को 50,000 रुपया उधार देता है। यदि ए को n वर्षों के बाद बी से 10,500 ब्याज प्राप्त होता है, n ईयर के बाद, तो कोई बात नहीं, जो भी 50,000 रुपया है ये अभी 100 से 110 हो रहा है और ये 110 हो रहा है कितने साल में, n ईयर में, है ना। और फाइंड क्या करना है हम लोगों को, 60,500 निकालना है। 110/100 का पावर n इक्वल टू 60500 डिवाइडेड बाई 50,000, कट गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये इसको अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 5 से 5 100 बार में, 5 से 121 बार में, ठीक है, तो ये कट गया, तो 11/10 का पावर n और यहां पर 11/10 का पावर 2, ये कट गया, n इक्वल टू 2। यहां पर वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष पर बोला है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइम इक्वल टू यहां पर क्या ले लेंगे, टाइम इक्वल टू, यानी n का ही वैल्यू फाइंड करना था सिर्फ, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा खासा समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को लगातार इसी तरह से और भी आगे कंटेंट जैसे मिल रहे हैं तो आप इसको रिवीजन करते चले जाइए। मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि अगर आप रिवीजन करेंगे तभी जा कर के आपको बेनिफिट होगा। और जो भी कंटेंट्स हैं अगर आपको फेयर करना नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि पीपीटी सॉल्यूशन मैं दिया हूं तो आप लोगों के पास ही रहेगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी फेयर करने की टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। जब कभी भी कोई दिखना होगा तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को क्लिक करके आप वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।